नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल टेक्निकल पेपर 8 PM में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। चलिए मैं आता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंजीनियरिंग की वह शाखा है, एक ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्ज का स्टडी करते हैं, चार्ज आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसमें हम आवेश का अध्ययन करते हैं, आवेश के गुणों के बारे में, आवेश के प्रॉपर्टीज, आवेश का यूज, इन तमाम चीज़ों का अध्ययन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि इसका क्या यूज है हमें पढ़ने का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिंसिपल एक होता है जिस प्रिंसिपल का हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। फिलहाल मैं आपको कुछ यूज यहाँ पे बताऊंगा जो कि हमारे डेली लाइफ में भी यूज होते हैं, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर बनाया जाता है। मैं बता दूं, यह एक ऐसा जनरेटर होता है कि काफ़ी हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग हम लोग एक्सरे में, न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट में कर लेते हैं। यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सहायता नहीं लिया जाता, इतना वोल्टेज उत्पन्न करना कठिन था। इसलिए वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि यह इसके जो प्रिंसिपल हैं, वह इस प्रिंसिपल का यूज हम लोग स्प्रे ऑफ पेंट्स एंड पाउडर के और पेंट्स के भी स्प्रे में यूज करते हैं। उसके बाद हम प्रिवेंट पोल्यूशन। अरे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा? लेकिन आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे करता है। एक डिवाइस होता है इलेक्ट्रो प्रिसिपिटेटर। यह डिवाइसेज जो है आपको खास करके जो बल्क मात्रा में धुआं उत्पन्न करती है फैक्ट्री, जैसे कि मैं बता दूं आपको, थर्मल पावर प्लांट है। कोयला जलने से बल्क मात्रा में जो धुआं उत्पन्न होती है, जो कि एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में फैलने के बाद जो है काफ़ी हानि पहुंचाती है। तो उसको हम क्या करते हैं कि प्यूरीफाई कर लेते हैं उसको, जो है उसमें जो है डर्टी जो एयर है, जो गंदे मतलब ये हैं, वो इसमें जाएंगे और ये फिल्ट्रेट होके बाहर एटमॉस्फेयर में जाएंगे, जो कि हमें हार्म कम करेंगे। यह एक डिवाइस है जिसका नाम है इलेक्ट्रो प्रिसिपिटेटर। इसको हम लोग याद रखेंगे, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम ऑफ प्रिवेंटिंग द स्पार्क एंड ब्रेक डाउन इंसुलेटर। कहने का मतलब यह जो है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी जो हम ट्रांसमिशन लाइन ये सब वगैरह में यूज करते हैं, तो जो इंसुलेशन का जो ब्रेक डाउन होता है वो इसके थ्रू हम लोग अध्ययन करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना ब्रेकडाउन का इंसुलेटर यूज होना चाहिए। इंसुलेटर जो लाल कलर का सिरामिक देखे देखे होंगे पोल पे लगा रहता है, वो सब चीज़ें। उसके बाद है कि हम कैपेसिटर बनाने में इसका भी यूज़ करते हैं, इस प्रिंसिपल्स का। और बहुत सारे यूजेज हैं, फिलहाल मैंने 4-5 बनाए हैं, इनको आप याद करके रखिएगा, अच्छा रहेगा। यही सी चीज़ का यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं बता दूँ कि कोई भी अनावेशित वस्तु है, इसको अनचार्ज बॉडी कहते हैं, और आवेशित वस्तु को चार्ज बॉडी कहते हैं। तो जब कोई अनावेशित वस्तु चार्ज आवेशित होती है, कब होती है? दो कंडीशन में होती है, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। तब कहने का मतलब अनावेशित वस्तु को जब आवेशित वस्तु के टच में लाइएगा तो स्वाभाविक बात है कि जो अनावेशित वस्तु है वह भी जो है आवेश उसमें भी आ जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं कंडक्शन के थ्रू। लेकिन इंडक्शन के थ्रू यह दूर में भी रहेगा, फिर भी जो है आवेश चला जाएगा। इसकी डिटेल्स जब हम लोग फर्स्ट क्लासेस लेंगे। अभी तो हम बेसिक ट्रायल क्लासेस, हम बेसिक ले रहे हैं, साइंस एक तरह का, जो कि हमारा हर एक कंपटीशन का बेसिक होता है, जो कि मैं बस केवल इंट्रो मात्र और रिवीजन के तौर पे मैं काफ़ी फास्टली ले रहा हूँ। इसीलिए आप लोग स्लाइड को बार बार बैक करके अपने इस वीडियो में देखते रहिएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ मतलब कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यह फंडामेंटल लॉ है। जिस तरह से ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मास का हो जाता है, द्रव्यमान का, फिर इस तरह का बहुत सारा जो लॉ है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो कूलम्ब साहब ने जो नियम दिया है, यह फंडामेंटल लॉ है कि जो भी दो समान चार्ज होंगे, आवेश होंगे, तो उन दो समान आवेशों के बीच जो होगा वह विकर्षण होगा, और असमान आवेशों के बीच जो है वह आकर्षण होगा।
फिर उन्होंने बताया सेकंड लॉ में कि दो चार्ज यदि Q1 और Q2 है, दोनों के बीच d डिफरेंस है, तो इस पर जो लगने वाला जो बल है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसी को हम और क्लियर यहाँ पे करता हूँ। कूलम्ब साहब को देखिए, और मैं इनके नियम के बारे में मैं बता दूं कि जब मैं बताया था इससे पहले कि फोर्स जो होगा वह डायरेक्टली, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होगा वह Q1 Q2 बटे डी स्क्वायर। अब मैं बता दूं आपको कि जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट देते हैं। इस कांस्टेंट का मान हम लोग जब निकालते हैं तो 9 गुना 10⁹ आता है। ठीक है, तब कहे कैसे आता है, तो 4 है, पाई का मान 3.14 हुआ। अब ई नॉट और ई आर है। ई नॉट और ई आर कहने का मतलब हुआ, ई नॉट हुआ, यहाँ पे देखिए ई नॉट का मतलब हुआ एब्सोल्यूट या एक्चुअल परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, जिसका मान होता है 8.854 गुना 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि जो है एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, तो 8.854 गुना 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, यूनिट फैराड पर मीटर। अब मैं बता दूं कि ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है, इस टर्म को ही समझिए। परमिटिविटी जो होती है किसी भी मीडियम की वह एबिलिटी होती है जिस एबिलिटी से यह पता चलता है कि वह कितना आवेश को अपने होके पास करवा लेगा। दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब है रिलेटिव परमिटिविटी, कहने का मतलब हुआ कि एयर के रिस्पेक्ट में उस मीडियम की क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले जाने की क्षमता है या चार्ज ले जाने की क्षमता है, वह हमारा क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी होगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी का कुछ एग्जांपल मैं बता दूं आपको, जैसे कि रिलेटिव परमिटिविटी एयर का, ग्लास का, माइका का, रबर का, वुड का, पेपर का, पोर्सिलिन का, यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने ये लिख दिया कि ग्लास का 5 से लेकर, एयर का हो जाता है 1, ग्लास का 5 से 12, माइका का 4 से 8। ये सब कभी कभी न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं। माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक चीज़ और ध्यान में रखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहिए या रिलेटिव परमिटिविटी कहिए, दोनों बराबर है। इसलिए कहीं पे अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिख रहा है तो वो कांस्टेंट है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, अब मैं चलता हूँ कि यहाँ पे जो मैं फाइनली आपको निकाला था 9 गुना 10⁹9, ये किसका मान हुआ, इस कांस्टेंट का मान हुआ। इस कांस्टेंट का मान यहाँ रखता हूँ तो हमारा एक फार्मूला जनरेट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 9 गुना 10⁹9 Q1 Q2 बटा डी स्क्वायर न्यूटन। इतना न्यूटन का कब होगा, जब एयर और वैक्यूम में रहेगा, लेकिन जब मीडियम में आ जाएगा तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर होगा, क्योंकि मैंने बताया कि एप्सिलॉन आर क्या होता है, एयर के रिस्पेक्ट में उस वस्तु की जो है एबिलिटी परमिटिविटी होती है। इसके बाद वेक्टर फॉर्म में भी कभी कभी दिख जाता है, उतना ये भी नहीं है, लेकिन ध्यान में रखिएगा, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलता हूँ, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करता हूँ कि एटमॉस्फेयर में कोई पॉइंट है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कहने का मतलब प्रत्येक चार्ज जो है ना अपने चारों तरफ जो है, आवेश जो है अपने चारों तरफ एक क्षेत्र क्रिएट करता है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब मैं बता दूं आपको कि जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो यह अपने बाहर के तरफ इसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस जाएंगे, इसके लाइंस इलेक्ट्रिक फोर्सेस के लाइंस जो हैं, यानी रेखाएं जो हैं, बल रेखाएं जो हैं, ये जो विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, यह रेखाएं क्या होती है कि इस चार्ज के बाहर की तरफ जाती है पॉजिटिव में, लेकिन नेगेटिव में क्या होती है कि अंदर की तरफ आती है। यही कारण है कि जब दो असमान आवेश को हम पास लाते हैं तो देखिए पॉजिटिव का नेचर है बाहर की तरफ और निगेटिव का नेचर है अंदर की तरफ, तो यह क्या करता है, पॉजिटिव के लाइंस जो हैं वो निगेटिव के लाइंस को फॉलो करने लगते हैं और इस तरह से दोनों के बीच में आकर्षण होता है। लेकिन जब बात करें हम दोनों को सेम चार्ज लेते हैं तो इसके भी लाइंस के जो हैं क्षेत्र की रेखाएं जो हैं वह अलग रास्ते से जाती है, इसके भी अलग रास्ते से होते हैं, जिसके कारण दोनों के बीच आकर्षण न होकर रिपल्सन हो जाता है। उसके बाद मैं बता दूं कि किसी भी कंडक्टर के इनर पार्ट में जो है जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं उनका मान जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है वह क्या होगा, कंडक्टर के 0 होगा, इनसाइड कंडक्टर। उसके आउटर मोस्ट में वैल्यू एग्जिस्ट करेगा लेकिन अंदर में 0 होगा। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट चलता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और फील्ड स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी कहने का मतलब होता है कि पर यूनिट चार्ज
अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का एफ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ है और उसमें जो है कोई पॉजिटिव चार्ज हम रख रहे हैं, तो इस चार्ज पर कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, कितना अनुभव होगा, वही अनुभव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है F/Q, यानी पर यूनिट चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी वर्ड को आप ऐसे भी समझिएगा कि एक आप देखिएगा कि पंपिंग सेट या पाइप वगैरह पानी जो होता है वो देखिएगा कि जब उसका जो माउथ होता है ना, एंडिंग माउथ, उसको जब आप कंप्रेस कर दीजिएगा तो पानी काफ़ी दूर तक जाती है। कहने का मतलब क्या, उसकी इंटेंसिटी को आप बढ़ा रहे हो, उसकी तीव्रता को। यदि आप खुला छोड़ देते हो तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, मतलब यूनिट एरिया पे वो कितना ज़्यादा वो फोर्स लगा पाती है। उसी तरह से यहाँ पे मैं समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि रखा जाता है तो उसमें जो कितना फोर्स वह अनुभव कर सकता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जाम में पूछता है निम्नलिखित जो कौन वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें ये मान रहा ही जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में काउंट करते हैं। इसका यूनिट पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, या इसको हम लोग न्यूटन पर कूलम्ब भी कहते हैं, क्योंकि F/Q हो गया था, F का मान न्यूटन है, Q का मान कूलम्ब, तो न्यूटन पर कूलम्ब। उसके बाद ये सब उसका हिंदी में लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिलहाल अब मैं देखिए 2-3 फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में पूछा जाता है। एक E बराबर F/Q जो कि मैं बता दिया, एक फार्मूला ये भी याद रखिएगा, E बराबर Q/E एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, उसके बाद एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक ये भी फार्मूला होती है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है, इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट माइनस dV/dx, ये भी याद रखना है। उसके बाद एक चीज़ और रखना है कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो है हमारा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान होता है वह होता है 9 × 10⁻⁹ Q/d²। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है, मान लेते हैं यह Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, तो इसका मान लेते हैं फील्ड E1 है, E2 है, E3 है, E4 है। इन सभी के कारण किसी अन्य बिंदु पर हम यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालें तो इसका जो होता है वो वेक्टर सम होता है, प्रत्येक का E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डॉट 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 En तक जाता है। तो यह जो है फार्मूला का यूज़ हम लोग करते हैं जब जैसे त्रिभुज में है चार्ज, ये Q1 है, ये Q2 है, Q3 है, तो अब जो है इसके सेंटर में इसके फील्ड का मान क्या होगा, तो यहाँ से ये सब इस फंडामेंटल प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग अभी नेक्स्ट जब हम इसके भास्ट क्लासेस लेंगे उसमें हम इसको क्लियर करेंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को होता है ना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स फोर्स जो होता है उसके जो लाइंस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था पॉजिटिव में कैसे होता है बाहर की तरफ होता है, निगेटिव में कैसा होता है, निगेटिव में अंदर की तरफ होता है। तो ये सब जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, सिंपल भाषा में समझिए इसको, इनको याद रखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद इसको हम लोग कूलम्ब में कह देते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी कहने का मतलब पर यूनिट एरिया जो फ्लक्स का वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। इसको हम लोग कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। खास करके यूनिट और फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, ये अक्सर जो है आपको हेल्प करेगा बड़े कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं D इज इक्वल टू E एप्सिलॉन ER इंटू E। ठीक है, क्योंकि मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग सब पढ़ के आए हो, क्योंकि अभी क्या है कि शॉर्ट टाइम में रिवीजन करोगे तो आप R.K. राजपूत या JB गुप्ता के न्यूमेरिकल्स भी हमारे साथ बना सकते हो। इन सब वीडियो को आप देखने से ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए, अभी मैं आपका लास्ट टॉपिक लेता हूँ, वह है गॉस लॉ। गॉस साहब ने क्या कहा कि कोई भी गॉसियन सरफेस जो होगा ना, उस गॉसियन सरफेस से जो चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लीविंग होगी वह टोटल उसमें जो Q इनवर्ड होगा चार्ज और उसका जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी का जो वैल्यू होगा उससे जब भाग देंगे तो उतना हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वह लीव करेगा, उसका वैल्यू हुआ Q/एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम का ये नियम है जिसका यूज हम लोग बड़े बड़े सिद्धांत को समझने में करते हैं। उसके बाद इसका यूनिट जो है
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इन्हीं के लास्ट टॉपिक के साथ अब हमारा जो है आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे कैपेसिटर चैप्टर को लेके। उसके लिए इंतज़ार करिए और मैं आपसे आशा करता हूँ कि हमारी बातें समझ में आती होगी, तो कृपया लाइक और शेयर करते रहें और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि अभी तो इस चैनल पे कुछ नहीं हुआ है। इस पे बहुत 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 अच्छे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझा जाएगा।